चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनकम टैक्स का एरिया कवर कर रहे थे और इनकम टैक्स के एरिया में इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स में हम टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। तो पहले तो मैं कोई रिकैप करवा दूं कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में टैक्स ईयर के हवाले से क्या बातें डिस्कस की, और फिर आज हम ये टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे होंगे। इससे पर्टेनिंग कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस वगैरह भी कवर करेंगे। सर, सबसे पहले आपने हमें टैक्स ईयर की रेलेवेंस बताई थी, टैक्स ईयर की इंपॉर्टेंस बताई थी कि जिस तरह से अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जिस तरह से हम एक कंपनी के या एक बिजनेस के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमारे पास अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, इसी तरह से टैक्स लॉ में हमें टैक्स रिपोर्ट करने के लिए, अपने इनकम को रिपोर्ट करने के लिए टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड रिक्वायर्ड होता है कि भाई हम किसी ना किसी एक रिपोर्टिंग पीरियड की इनकम कैलकुलेट करेंगे, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना। तो इस वजह से हमें एक टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड रिक्वायर्ड होता है जिसे हम टैक्स ईयर का नाम दे रहे होते हैं। अब टैक्स लॉ में हमारे पास तीन तरह के टैक्स ईयर्स होते हैं। वन इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर, सेकंड इज कॉल्ड स्पेशल टैक्स ईयर एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या था? सर, नॉर्मल टैक्स ईयर वो 12 महीनों का पीरियड था जो 1 जुलाई पे स्टार्ट हो, 30 जून पे, 30 जून पे एंड हो, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। वो 12 महीनों का पीरियड जो 1 जुलाई पे स्टार्ट हो और 30 जून पे एंड हो, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। दूसरा था स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या था सर? वो 12 महीनों का पीरियड जो 1 जुलाई पे स्टार्ट, सॉरी, जो कि 30 जून के अलावा किसी और दिन एंड हो रहा हो, वो 12 महीनों का पीरियड जो अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर हो। यानी नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई से लेकर 30 जून के अलावा जो भी 12 महीनों का पीरियड होगा, इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। और तीसरा था हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब अराइज होता है? सर, जब एक टैक्स पेयर अपना टैक्स ईयर चेंज करे, जब एक पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करे, नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जा रहा हो या स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर पे जा रहा हो, तो जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करोगे, बीच में कोई ना कोई इंटरवीनिंग पीरियड, बीच में कोई ना कोई एक गैप क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो इंटरवीनिंग पीरियड होता है, फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर बिफोर द चेंज टू द स्टार्ट ऑफ द न्यू टैक्स ईयर, सर, ये जो बीच का इंटरवीनिंग पीरियड होता है, इसे हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं, इसे हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। ये हमारे पास तीन तरह के टैक्स ईयर्स थे। ऑब्वियसली जब हम डिफरेंट तरह के पर्संस की टैक्सेशन देखेंगे तो हमें उनके टैक्स ईयर्स को रीड करना आना चाहिए, हमें उनके टैक्स ईयर्स को नाम देना आना चाहिए, हमें उनके टैक्स ईयर्स को डिनोट करना आना चाहिए। तो लॉ मेकर ने इसका भी एक तरीकेकार बताया है। लॉ मेकर ने कहा है कि नॉर्मल टैक्स ईयर के केस में 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर लिखा होगा, 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर लिखा होगा, वही नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम बन जाएगा। अगर 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 है तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2018 कहलाया जाएगा। स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के लिए लॉ मेकर ने ये कहा है कि आप ये देखो कि स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की ईयर एंड डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में जा रही है। स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की ईयर एंड डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में जा रही है। जो नॉर्मल, हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को किस तरह से रीड किया जाएगा। स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को इस तरह से रीड किया जाएगा कि आप स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का ईयर एंड डेट देखोगे। स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का जो ईयर एंड डेट है, वो जिस भी नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा होगा, वो जिस भी नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा होगा, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का जो नंबर बनता है, वही स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नंबर बन रहा होगा। अब ये तो टैक्स ईयर को रीड करने का लीगल तरीका था। हमारे पास सिंपल सा शॉर्टकट है। अगर आपका टैक्स ईयर जनवरी से लेकर जून के दरमियान में एंड हो रहा है, अगर आपकी टैक्स ईयर एंड डेट जनवरी से लेकर जून के दरमियान में फॉल कर रही है, तो इसे हम सेम कैलेंडर ईयर से रीड करेंगे। यानी जो भी ईयर एंड के साथ कैलेंडर ईयर लिखा है, सेम कैलेंडर ईयर से इसे रीड किया जाएगा। और अगर आपका टैक्स ईयर एंड जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान में एंड हो रहा है, तो जो भी ईयर एंड के साथ कैलेंडर ईयर लिखा है, इससे अगले कैलेंडर ईयर से आप इसे रीड करोगे, इससे अगले कैलेंडर ईयर से आप इसे रीड कर रहे होगे। ये हमारे पास शॉर्टकट था टैक्स ईयर को रीड करने का। अब हमारे पास कुछ एडिशनल थ्योरेटिकल बातें, उनको हम क्विकली कवर कर लेते हैं। स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में क्या लिखा है? कहता है एफबीआर, दैट इज
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, दैट इज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिकली पाकिस्तान में वो इदारा है जिसे फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है, इस जिम्मेदारी के साथ, इस अथॉरिटी के साथ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि वो लोगों की इनकम टैक्स के सारे मामलात को डील करे, वो लोगों की इनकम के ऊपर टैक्स रिकवर करे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखें। यानी कि इनकम टैक्स से पर्टेनिंग जितने भी मामलात है, फेडरल टैक्सेस से पर्टेनिंग जितने भी मामलात है, वो फेडरल गवर्नमेंट हैंडल और मैनेज कर रहा होता है। कहता है द एफबीआर में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। सर ये क्या चीज होती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट? इसको हम कहते हैं SRO, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। एफबीआर के पास ये अथॉरिटी है कि एफबीआर SRO इशू करके, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इशू करके, नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट इशू करके क्या कर सकता है? एफबीआर में बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट परमिट अ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल टैक्स ईयर टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर और अ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग नॉर्मल टैक्स ईयर टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब आप खुद को एफबीआर से रजिस्टर्ड करते हो, जब आप खुद को पहली बार एफबीआर से रजिस्टर्ड करते हो, तो आपको एक एनटीएन नंबर, आपको एक नेशनल टैक्स नंबर ग्रांट किया जाता है और आपका जो बाय डिफॉल्ट टैक्स ईयर होता है वो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। आपका जो बाय डिफॉल्ट टैक्स ईयर होता है वो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस नीड अराइज होती है, अगर आपके बिजनेस सिचुएशन या बिजनेस इस तरह का सीजनल बिजनेस है कि आप अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहते हो, तो आप एफबीआर के कमिश्नर को एप्लीकेशन देकर अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकते हो, जिसका प्रोसीजर हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। लेकिन इसके अलावा लॉ मेकर एफबीआर को ये अथॉरिटी देता है, एफबीआर को ये पावर्स देता है कि अगर एफबीआर चाहे तो, अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे तो एक एसआरओ इशू करके, एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इशू करके किसी भी क्लास ऑफ पर्सन के टैक्स ईयर्स एक साथ स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर पे ले जा सकता है, किसी भी क्लास ऑफ पर्संस के टैक्स ईयर एक साथ नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे ले जा सकता है। देखिए एसआरओ क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, आप लोग रिसेंटली या हमेशा अपने न्यूज़ वगैरह में देखते हैं ना कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस चेंज कर दी। तो गवर्नमेंट जो ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रही होती है या चेंज कर रही होती है, गवर्नमेंट ये कैसे करती है? गवर्नमेंट एक एसआरओ इशू करती है, गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करती है कि भाई अब से पेट्रोल की प्राइसेस ही होगी। तो हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को जो भी अनाउंस करना हो या जो भी इम्पोज करना हो ना पब्लिक के ऊपर, गवर्नमेंट उसके लिए नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू कर देती है कि भाई अब से पेट्रोल की प्राइसेस ये होगी, अब से फला टैक्सेस ये होंगी, अब से फला चीज़ें इस तरह से काम कर रही होती। तो इस तरह से एफबीआर भी क्या कर सकता है कि एफबीआर भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करे, जिसे लॉ की टर्म में हम एसआरओ कहते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर कहते हैं। और इस एसआरओ इशू करके किसी भी क्लास ऑफ पर्सन का एक साथ स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर कर सकती है, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन का एक साथ नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर कर सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल, मुझे एफबीआर की तरफ से एक नोटिस आता है, और एफबीआर ये कहता है कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का टैक्स ईयर हमने नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर कर दिया है। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का टैक्स ईयर हमने नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर कर दिया है। क्या एफबीआर ऐसा कर सकती है? क्या एफबीआर के उस नोटिस, क्या एफबीआर के उस लेटर की कोई वैल्यू होगी? नहीं सर, एफबीआर का वो नोटिस, एफबीआर का लेटर नल एंड वॉइड होगा। वो एफबीआर का नोटिस, वो एफबीआर का लेटर नल एंड वॉइड होगा, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। रीजन बीइंग कि लॉ मेकर ने एफबीआर को जो ये पावर्स दी है ना, ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, ये किसी इंडिविजुअल बिजनेस के लिए नहीं दी। एफबीआर ने ये पावर्स क्लास ऑफ पर्सन के लिए दी है, एफबीआर ने अथॉरिटी क्लास ऑफ पर्सन के लिए दी है। तो अगर एफबीआर सिर्फ मुझे नोटिस इशू करे, सिर्फ मुझे लेटर दे और मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दे, तो एफबीआर के पास ये पावर्स नहीं है, एफबीआर के पास ये अथॉरिटी नहीं है। एफबीआर का वो लेटर नल एंड वॉइड है, लीगली बेसलेस है। हाँ, अगर एफबीआर चाहे तो एफबीआर ये कर सकता है कि वो नोटिफिकेशन इशू करे
और कह दे कि अब से सारे सी इंस्टीट्यूट्स का टैक्स ईयर नॉर्मल से हमने स्पेशल कर दिया है, अब से सारे कराची के इंस्टीट्यूट्स का टैक्स ईयर हमने स्पेशल से टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर कर दिया है। तो एफबीआर के पास ये जो टैक्स ईयर्स को चेंज करने की पावर्स है ना, ये किसी एक पर्सन के लिए, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि क्लास ऑफ पर्सन के लिए। तो इस पॉइंट में सिंपली ये लिखा है कि अगर एफबीआर चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करके क्लास ऑफ पर्सन के टैक्स ईयर चेंज कर सकती है। और पास्ट में एफबीआर ने ऐसा किया भी है, और पास्ट में एफबीआर ने ऐसा किया भी है। ये हमारे पास वो बिजनेसेस आ रहे हैं जिनको एफबीआर ने स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट किया हुआ है। यानी एफबीआर ने एसआरओ इशू करके ये कह दिया है कि भाई इन बिजनेसेस का नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होगा, इन बिजनेसेस का ये स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो किया जाएगा। कौन कौन से है वो? कहता है कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उनका बाय डिफॉल्ट स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट किया गया है 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर। राइस एक्सपोर्टर, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग बिजनेस, इन बिजनेसेस को स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट किया गया है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। कॉटन गिनर, राइस हस्किंग एंड ऑयल मिलिंग बिजनेसेस, इनको स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट किया गया है 1 सितंबर से 31 अगस्त। और मैन्युफैक्चरर ऑफ शॉल्स को स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट किया गया है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो ये वो बिजनेसेस हैं जिनको एफबीआर ने इस क्लॉज की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए हमेशा ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट कर दिया। यानी ये बिजनेसेस जब इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, ये बिजनेस जब एफबीआर से रजिस्टर्ड हो रहे होंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं, ये बाय डिफॉल्ट स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आप एक राइस एक्सपोर्टर है, आप जब अपने आप को एफबीआर से रजिस्टर करवाओगे तो आपको टैक्स ईयर कौन सा दिया जाएगा? आपको टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेसेस को स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट किया हुआ है। लेकिन स्टिल आपके बिजनेस डायनामिक्स थोड़े से अलग है। आप चाहते हो कि आप ये वाला टैक्स ईयर फॉलो ना करो, आप कोई और टैक्स ईयर फॉलो करो, तो आप भी अपना स्पेसिफिकली, आप अपना इंडिविजुअली टैक्स ईयर चेंज करवा सकते हो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। ये इन्होंने इन बिजनेसेस के हवाले से जनरल बात की, लेकिन अगर आप इसमें से किसी भी बिजनेस में फॉल करते हो और आपको एक डिफरेंट टैक्स ईयर रिक्वायर्ड है, तो फिर आप भी अपना टैक्स ईयर चेंज करवा सकते हो। उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये सिंपल सी बात समझ आती है? मैं अब आता है टैक्स ईयर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो हम ऑलरेडी वर्बली तो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी थ्योरी रीड कर रहे हैं। कहता है हाउ टू चेंज ए टैक्स ईयर। टैक्स ईयर अगर चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर उसका होगा, इसका क्या मैकेनिज्म होगा। अ पर्सन हैविंग नॉर्मल टैक्स ईयर में अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज 12-month पीरियड अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एज स्पेशल टैक्स ईयर। A person having special tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use normal tax year। कहता है कोई भी शख्स जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा है, वो नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन वो एप्लीकेशन इन राइटिंग होनी चाहिए। कोई भी पर्सन जो कि स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहा है, वो स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाने की एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन वो एप्लीकेशन इन राइटिंग होनी चाहिए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको एप्लीकेशन इन राइटिंग देनी होगी कमिश्नर को। चाहे आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना चाहो, चाहे आप स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाना चाहो। फिर क्या होगा जी, द कमिश्नर शैल बाय एन ऑर्डर ग्रांट परमिशन ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड, ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में बी। कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, कमिश्नर आपको परमिशन ग्रांट दे देगा, लेकिन कब? जब आप कमिश्नर को साबित करोगे कि कोई जेन्युइन रीजन है, कोई कंपेलिंग वजह है, कोई जेन्युइन रीजन है कि क्यों आप अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहते हो। मैंने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी के अंदर कोई 8-10 कंपनीज के टैक्स ईयर चेंज करवाए, और उन सारे केसेस में जो रीजन हुआ करता था, जो कंपेलिंग नीड हुआ करती थी, वो रीजन ऑफ कंसोलिडेशन होती थी
कि भाई हमारी कंपनी का टैक्स ईयर अलग है, हमारी पेरेंट कंपनी का टैक्स ईयर अलग है, दोनों कंपनी को अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ रहे हैं, दोनों कंपनी को अलग अलग ऑडिट करवाना पड़ रहा है। तो आप एक काम करें कि हमारी कंपनी का टैक्स ईयर चेंज करते के पेरेंट और सब्सिडरी का टैक्स ईयर अलाइन कर दे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने अपनी जिंदगी के अंदर 8-10 कंपनीज के टैक्स ईयर चेंज करवाए और हर जगह पे मैंने कंपेलिंग नीड क्या देखी है सर? कंपेलिंग नीड रीजन ऑफ कंसोलिडेशन थी कि पेरेंट कंपनी का टैक्स ईयर अलग था, सब्सिडरी का टैक्स ईयर अलग था, इन दोनों को अलाइन करने के लिए हमने टैक्स ईयर चेंज करवाया। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में या लास्ट क्लास के अंदर वो डॉलिंस और आर्सलिक की एक एग्जांपल दी थी कि डॉलिंस पाकिस्तान नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा था, इसको एक टर्किश कंपनी ने एक्वायर किया जो कि कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा था, तो अकाउंट्स अलग अलग बनाने पड़ रहे थे। तो हमने एफबीआर के कमिश्नर को रिक्वेस्ट की कि डॉलिंस पाकिस्तान का भी टैक्स ईयर चेंज कर दिया जाए। ये हमारी कंपेलिंग नीड थी, ये हमारा रीजन फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर था। कहता है द कमिश्नर शैल बाय एन ऑर्डर ग्रांट परमिशन ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में बी, subject to any condition that may be imposed by the commissioner, subject to any condition that may be imposed by the commissioner। और अगर कमिश्नर चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते वक्त आप पे कोई कंडीशन भी लगा सकता है, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, ये कमिश्नर की मर्जी है। आगे कहता है एनी ऑर्डर बाय कमिश्नर shall be made after providing an opportunity of being heard to the applicant, and where his application is rejected the commissioner shall record the reason for rejection in the order, the commissioner shall record the reason for rejection in the order। सर यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। देखिए एक चीज समझिएगा, पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस तरह से काम करता है, पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कि जब भी एफबीआर को आपके खिलाफ टैक्स पेयर के खिलाफ कोई काम करना होगा ना, तो लाजिम है कि एफबीआर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड जरूर प्रोवाइड करेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड का मतलब है कि आपको बुलाकर आपकी बात सुनी जरूर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफबीआर को आपकी कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है, अगर एफबीआर को आपके ऊपर कोई भी जबरदस्ती टैक्स लगाना है, अगर एफबीआर को आपको कोई भी पेनल्टी लगानी है, पूरे लॉ के अंदर इस तरह से है कि जब भी एफबीआर आपके खिलाफ कोई काम करेगा ना, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करे, आप पे कोई एडिशनल टैक्स लगाए, आप पे कोई पेनल्टी लगाए, आप पे कोई डिफॉल्ट चार्ज लगाए, तो उन जगहों पर आपको नजर आएगा कि ये बात जरूर लिखी होगी कि एफबीआर पहले आपको बुलाकर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देगा, यानी आपको बुलाकर आपकी बात सुनेगा जरूर कि भाई आपका क्या इंस्टेंस है, आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, उसके बाद अगर एफबीआर को आपकी बात समझ ना आए तो वो आपकी बात कैंसिल कर सकता है, वो आपकी बात रिजेक्ट कर सकता है। तो यहां भी यही कह रहा है कि आपने टैक्स ईयर को चेंज करने की एप्लीकेशन दी, अगर एफबीआर को कंपेलिंग नीड नजर आती है, एफबीआर आपको परमिशन दे देगा, आपका टैक्स ईयर चेंज कर देगा। लेकिन अगर एफबीआर को आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है तो एफबीआर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देगा, यानी आपको बुलाकर आपकी बात सुनेगा, और फिर भी अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो वो रीजन ऑफ रिजेक्शन आपने ऑर्डर के अंदर जरूर मेंशन करेगा कि मैं इस वजह से इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा हूं। फिर कहता है द ऑर्डर बाय कमिश्नर दैट इज चेंज ऑफ टैक्स ईयर shall take effect from the first day of the special tax year or normal tax year as the case may be, as may be specified in the order, as may be specified in the order। कहता है कि अगर एफबीआर का कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, अगर एफबीआर का कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो भी आपका नया टैक्स ईयर स्टार्ट होगा, उसकी डेट ऑर्डर के अंदर स्पेसिफाइड होगी, उसकी फर्स्ट डेट ऑर्डर के अंदर स्पेसिफाइड होगी। क्या मतलब? सर हमने जो डॉलिंस वाली एग्जांपल देखी थी ना कि 2017 में डॉलिंस को एक टर्किश कंपनी ने एक्वायर किया, मैं 2017 में एफबीआर के पास जाकर डॉलिंस कंपनी का टैक्स ईयर चेंज करवाने लगा, तो एफबीआर ने मुझे डेट बताई कि 1 जनवरी 18 से आपका स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट होगा, 1 जनवरी 2018 से आपका स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा होगा। तो जब भी एफबीआर आपका टैक्स ईयर चेंज करेगा, एफबीआर आपको वो डेट बताएगा कि किस दिन से आपका नया टैक्स ईयर स्टार्ट माना जाएगा अपने ऑर्डर के अंदर। फिर कहता है द कमिश्नर में
आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू द पर्सन, विड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड टू यूज स्पेशल टैक्सियर और नॉर्मल टैक्सियर एज द केस में बी। अब देखें, यहां एक अलग बात हो रही थी, सॉरी यहां पर एक अलग बात हो रही थी, यहां पर एक अलग बात हो रही है। यहां पे ये बात हो रही है कि आपने अपना टैक्सियर चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी, कमिश्नर चाहे तो कमिश्नर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन कमिश्नर को रिजेक्ट करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना पड़ेगा। यहां पर कोई और बात हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने चेंज ऑफ टैक्सियर के लिए एप्लीकेशन दी, कमिश्नर ने आपको परमिशन ग्रांट कर दी और आपका टैक्सियर चेंज कर दिया, कमिश्नर ने आपको परमिशन ग्रांट कर दी और आपका टैक्सियर चेंज कर दिया, लेकिन बाद में जाकर आगे जाकर कमिश्नर को ये रियलाइज हुआ कि भाई आप कोई टैक्स फ्रॉड कर रहे हो, आप कोई 2 नंबरी कर रहे हो, आप टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो बाद में जाकर कमिश्नर अपनी परमिशन को विड्रॉ भी कर सकता है। यानी कमिश्नर ने जो आपको परमिशन दे दी है उसको वापस ले सकता है, लेकिन अगेन कंडीशन क्या है कि कमिश्नर को आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना पड़ेगा। तो यहां पर ये लिखा है कि कमिश्नर चाहे तो आपकी एप्लीकेशन डे 1 पे ही रिजेक्ट कर दे, और यहां पर लिखा है कि आपको परमिशन ग्रांट करने के बाद सब्सिक्वेंटली भी कमिश्नर चाहे तो आपकी परमिशन विड्रॉ कर सकता है। लेकिन दोनों के लिए जरूरी क्या है सर? दोनों के लिए जरूरी है कि आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, आपको बुलाकर आपकी बात सुनेगा जरूर। कहता है द कमिश्नर में आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू द पर्सन, विड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड टू यूज स्पेशल टैक्सियर और नॉर्मल टैक्सियर एज द केस में बी। लास्ट पॉइंट, अ पर्सन dissatisfied with the order of the commissioner, either rejecting the application for the change of tax year or withdrawing permission granted to use special tax year or normal tax year, may file a review application to the FBR and the decision by the FBR on such application shall be final. सर इस पॉइंट में क्या बात हो रही है? इस पॉइंट को समझने के लिए हमें एफबीआर की हायरार्की को समझना होगा, हमें एफबीआर की हायरार्की को समझना होगा। देखें, जो ये इदारा है ना, जिसे हम कहते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसे हम कहते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये काम कैसे करता है? एफबीआर के अंडर बहुत सारे जोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड सो ऑन। एफबीआर के अंडर बहुत सारे जोन बने हुए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड सो ऑन। हर जोन में एक कमिश्नर होता है, हर जोन में एक कमिश्नर होता है। फिर इस कमिश्नर के अंडर में इसकी पूरी टीम आ रही होती है, इस कमिश्नर के अंडर में इसकी पूरी टीम आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल एक कमिश्नर के अंडर में बहुत सारे असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, इन असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर में बहुत सारे टैक्स ऑफिसर्स होंगे। यानी एफबीआर के इदारे का स्ट्रक्चर, एफबीआर के इदारे का ढांचा किस तरह से है कि एफबीआर ने अपने अंडर में बहुत सारे जोन बनाए हुए हैं, हर जोन में एक कमिश्नर होगा, हर कमिश्नर के अंडर में एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर्स आ रहे होंगे, और हर एडिशनल कमिश्नर के अंडर में बहुत सारे टैक्स ऑफिसर्स होंगे जो कि काम कर रहे होंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि इन सारे जोन में अलग अलग कैटेगरी के टैक्स पेयर्स असाइन किए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई पूरे पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो जोन 1 में आ रही होगी, पूरे पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग कंपनीज है वो जोन 2 में आ रही होगी, पूरे पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस है वो जोन 3 में आ रहे होंगे। किसी भी बेसिस पे जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जो पर्सनस होते हैं, उनको सेग्रीगेट किया हुआ होता है कि भाई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ आएंगी, सारी लिस्टेड कंपनीज यहाँ आएंगी, सारे पॉलिटिशियंस यहाँ आएंगे। फॉर एग्जांपल सारे स्कूल एंड कॉलेजेस जोन 4 में आएंगे, सारे ए से लेकर बी तक जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है उनके जोन 4 में आएंगे। यानी ये भी हो सकता है कि भाई वो सारे इंडिविजुअल जिनका नाम ए बी सी से स्टार्ट होता है वो सारे जोन 5 में आएंगे, वो सारे इंडिविजुअल जिनका नाम ई एफ जी से स्टार्ट होते हैं उनको सारे जोन 5 में आ रहे होंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस की बेसिस पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जितने भी टैक्स पेयर्स होते हैं, जितने भी पर्सन्स होते हैं, उनको डिफरेंट जोन में क्लासिफाई किया होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं मुर्तज़ा काइद, मैं आता हूं जोन 1 में, तो इसका मतलब है अब मेरे जितने टैक्स के मामलात हैं ना,
मेरे जितने भी टैक्स के मामला होंगे ना, मैं अपने जोन के रेलेवेंट कमिश्नर के साथ डील करूंगा, मैं अपने जोन के रेलेवेंट कमिश्नर के साथ डील करूंगा। अगर मुझे कोई एप्लीकेशन देनी है, मैं अपने जोन के कमिश्नर को दूंगा। मुझ पर कोई टैक्स लगना है, मेरी कोई इंक्वायरी चल रही है, मेरा कोई ऑडिट चल रहा है, मेरे सारे मामला मेरे एफबीआर के कमिश्नर के साथ चल रहे होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि प्रैक्टिकली आपके दरमियान और आपके कमिश्नर के दरमियान एट टाइम्स डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, एट टाइम्स फड्डा अराइज हो जाता है। फड्डा ये नहीं कि हाथापाई हो रही है, एक दूसरे को चंपा प्लेटिंग कर रहे हैं, नहीं। फड्डा इस सेंस में कि भाई आपका लीगल पर्सपेक्टिव कुछ और है, आपका कमिश्नर कुछ और कह रहा है। आप एक इनकम पे कह रहे हो कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, कमिश्नर कह रहा है कि लगना चाहिए। आपने एक एप्लीकेशन दी, कमिश्नर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। तो अब इस केस में ऐसा नहीं है कि कमिश्नर की मनमानी चलेगी, इस केस में ऐसा नहीं है कि कमिश्नर की मनमानी चलेगी कि कमिश्नर ने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, नहीं। लीगल मामलात में, लीगल सब्जेक्ट के अंदर आपका और आपके कमिश्नर का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। तो अब इस केस में क्या होगा सर, फॉर एग्जांपल कि कमिश्नर के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कमिश्नर आपके ऊपर कोई टैक्स लगा देता है, कोई पेनल्टी लगा देता है, कोई नोटिस लगा देता है, आपकी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। तो फिर इसके बाद आप जा सकते हो इसके ऊपर कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील के पास, कमिश्नर अपील, कमिश्नर के ऊपर एक अथॉरिटी होती है कि अगर आपका कमिश्नर के साथ डिस्प्यूट हो जाए तो आप अपना मैटर कमिश्नर अपील के पास ले जाओ। अब कमिश्नर अपील क्या करेगा, कमिश्नर अपील या तो आपकी बात मान लेगा या आपके कमिश्नर की बात मान लेगा। कमिश्नर अपील डिसाइड करेगा कि आप सही कह रहे हो या कमिश्नर सही कह रहा है। हो सकता है कि कमिश्नर अपील आपकी बात मान ले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कमिश्नर अपील कमिश्नर की बात मान ले। अगर कमिश्नर अपील भी आपकी बात नहीं मानता, फिर आप इससे ऊपर जाते हो अपैलेट ट्राइब्यूनल में। अपैलेट ट्राइब्यूनल में ये इससे ऊपर की अथॉरिटी है। अब अगेन अपैलेट है तो अपैलेट ट्राइब्यूनल क्या करेगा, या तो आपके फेवर में डिसीजन देगा या कमिश्नर के फेवर में डिसीजन देगा। तो जिस भी पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन दिया, फिर वो क्या कर सकता है, वो जा सकता है हाई कोर्ट के पास। लेकिन जिस तरह से कानून का सिस्टम नॉर्मली काम करता है ना, ये भी वैसा ही है। भाई अगर आपका कोई लीगल केस हो तो आप क्या करोगे, पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, वहां अगर आपकी बात बन जाती है ठीक है, अगर वहां आप केस हार जाते हो तो फिर हो सकता है कि आप सिविल कोर्ट में जाओ, वहां आपकी बात नहीं बनती तो हो सकता है फिर आप हाई कोर्ट में जाओ, वहां भी आपकी बात नहीं बनती तो फिर आप क्या करोगे सर, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री की सबसे ऊपर सबसे सुप्रीम कोर्ट है। तो इनका डिसीजन नॉर्मली जो भी होगा वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा, अनलेस कि फिर आप रोड पे डंडे दें या आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट को आगे पीछे कर दें, वो एक अलग बात है। लेकिन लीगली स्पीकिंग ये हायरार्की फॉलो होगी। पहले आप अपना फड्डा इससे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बात नहीं बनती तो कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। कमिश्नर अपील किसी एक के फेवर में किसी के अगेंस्ट डिसीजन देगा, जिसके भी अगेंस्ट डिसीजन देता है वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है। ट्राइब्यूनल एक के फेवर में एक के अगेंस्ट डिसीजन देगी, जिसकी अगेंस्ट डिसीजन देगी वो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट एक के फेवर में एक के अगेंस्ट डिसीजन देगी, जिसकी अगेंस्ट डिसीजन देगी वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये हायरार्की फॉलो होती है नॉर्मल केसेस में। आपका कोई ऑडिट चल रहा है, आपकी कोई मॉनिटरिंग चल रही है, आपका कोई पेनल्टी लग गई, आप पे कोई डिफॉल्ट चार्ज लग गया, तो आप ये सारे काम कर सकते हो, आप ये सारी हायरार्की फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहां पे कुछ और लिखा है। यहां पे लिखा है कि अगर आप एफबीआर के कमिश्नर के ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड है, अगर आप एफबीआर के कमिश्नर के ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड है, कौन से ऑर्डर से सर, उसने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, आपने चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए अप्लाई किया, उसने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, या फिर उसने आपको परमिशन तो ग्रांट कर दी थी लेकिन आगे जाके उस परमिशन को विड्रॉ कर दिया। दो बातें हो सकती है ना, यहां पर दो बातें थी ना कि कमिश्नर चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, कमिश्नर चाहे तो आपको ग्रांटेड ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है। इन दोनों केसेस में अगर आप ऑर्डर ऑफ कमिश्नर से डिससेटिस्फाइड हो, आप अपनी अर्जी एफबीआर के पास ले जा सकते हो। लेकिन एफबीआर का जो भी डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। यानी लॉ मेकर ये कह रहा है कि यार ये जो चेंज ऑफ टैक्सचर का मसला है ना, ये बहुत ही टुच्चा मसला है।
तो इस टुच्चे से मसले के लिए, इस टुच्चे के से मसले के लिए आप ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। अगर आप अपने कमिश्नर के ऑर्डर से, कमिश्नर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो मैक्सिमम आप एफबीआर के पास चले जाएं। फिर एफबीआर का जो भी डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। एफबीआर के बाद इस टुच्चे से मसले के लिए आप ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे नहीं खटका सकते हो। क्या ये बातें समझ आ रही है? मैं सर सीधा सा प्रोसीजर है। अगर आपने अपना टैक्स ईयर चेंज करना है, नंबर 1 आप कमिश्नर को एप्लीकेशन इन राइटिंग देंगे। कमिश्नर को उस एप्लीकेशन इन राइटिंग में कोई ना कोई कंपेलिंग नीड देनी होगी, कोई ना कोई जेन्युइन रीजन देना होगा कि हम अपना टैक्स ईयर क्यों चेंज करना चाहते हैं। अगर कमिश्नर को आपकी बात समझ आ जाती है, कमिश्नर आपका टैक्स ईयर चेंज कर देगा और इसके साथ साथ आप पे कोई कंडीशन भी लगा सकता है। अगर कमिश्नर आपका टैक्स ईयर चेंज करेगा तो किस दिन से आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होगा वो डेट अपने ऑर्डर में जरूर बयान करेगा। अगर कमिश्नर चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन आपको बुलाकर आपकी बात सुनेगा जरूर और रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑर्डर के अंदर मेंशन जरूर करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कमिश्नर ने आपको परमिशन ग्रांट कर दी, लेकिन सब्सिक्वेंटली कमिश्नर वो परमिशन विड्रॉ कर दे, अगेन आपको बुलाकर आपकी बात सुनी जरूर जाएगी। और अगर आप कमिश्नर की हरकत से खुश नहीं हो, आप अपना केस एफबीआर के पास ले जा सकते हो, लेकिन फिर एफबीआर का जो भी डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। एफबीआर का जो भी डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। सर किसी ने कहा कि सर एफबीआर का क्या मतलब है, एफबीआर के पास कौन सी अथॉरिटी रिव्यू फाइल करेंगे? सर एफबीआर का मतलब है, मैंने आपको बताया ना कि एफबीआर में मल्टीपल जोन होते हैं, हर जोन में एक कमिश्नर होता है, हर जोन में एक कमिश्नर होता है। इसी तरह से एफबीआर में ना चीफ कमिश्नर होता है। ये पूरे पाकिस्तान में एक ही होगा, ये पूरे पाकिस्तान में एक ही होगा। एफबीआर का चीफ कमिश्नर इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एफबीआर। तो अगर कमिश्नर ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है तो आप अपना मैटर एफबीआर के चीफ कमिश्नर के पास ले जा सकते हो, लेकिन एफबीआर के चीफ कमिश्नर का जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा। इस चेंज ऑफ टैक्स ईयर के टुच्चे से मसले के लिए आप ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। किसी ने कहा सर ऑर्डर मतलब हुक्म देना? यस, ऑर्डर मतलब यूं कह लें हुक्म देना, कि एफबीआर एक ऑर्डर पास कर देगा, यानी एक डॉक्यूमेंट पे लिख देगा कि हमने आपका टैक्स ईयर चेंज कर दिया या हम आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी लॉ की अथॉरिटी से कोई इस तरह का राइटिंग डॉक्यूमेंट आता है ना, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। जब भी लॉ कोई चीज फाइनल कर दे तो इसको हम ऑर्डर का नाम दे रहे होते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं सर ये था हमारे पास प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको थियोरेटिकली याद कीजिएगा। लीगल वर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, लेकिन इस तरह के प्रोसीजरल नेचर में अगर आप अपनी वर्डिंग्स भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। कोशिश करें कि लीगल वर्डिंग्स इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग्स भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस पूरे पेज पे ना कुछ लीगल जार्गन्स हैं, कुछ लीगल जार्गन्स हैं जो आप चेंज ना करें। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन इन राइटिंग, ये ज़रूरी है कि एप्लीकेशन इन राइटिंग होनी चाहिए। कंपेलिंग नीड का लफ्ज़ होना चाहिए। फिर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड होना चाहिए। तो हर लॉ के अंदर, हर सेक्शन के अंदर, हर प्रोविजन के अंदर जो लीगल जार्गन्स होते हैं ना, कि एप्लीकेशन इन राइटिंग हो, कंपेलिंग नीड हो, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड हो, इन सारे लीगल जार्गन्स को चेंज ना करें। बाकी प्रोसीजरल नेचर की चीज़ों की अगर आप वर्डिंग्स थोड़ी बहुत आगे पीछे कर देते हैं, अपनी अंग्रेजी में लिख भी देते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं होने वाला। क्या ये बातें समझ आती हैं? मैं अब हमने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ तो लिया, लेकिन अभी भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं होगा कि सर टैक्स ईयर क्यों, मतलब क्यों आपने 2-3 क्लासेस टैक्स ईयर पे लगा दी, क्यों लॉ मेकर ने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लॉ में डिफाइन किया, क्यों लॉ मेकर ने टैक्स ईयर के ऊपर एक सेक्शन प्रोवाइड किया? देखिए एक रीज़न तो अपनी जगह है कि टैक्स ईयर का मतलब है टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड। टैक्स ईयर का मतलब है टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड। जिस तरह से आप किसी बिजनेस के, जिस तरह से आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो आपको कोई ना कोई एक अकाउंटिंग पीरियड चाहिए ना, कि भाई मैं इस दिन से लेकर इस दिन तक की बात कर रहा हूँ, मैं इस दिन से लेकर इस दिन तक का P&L बना रहा हूँ, मैं इस दिन से लेकर इस दिन तक की बैलेंस शीट बना रहा हूँ। इसी तरह टैक्स लॉ में भी हमें एक टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड रिक्वायर्ड है, ताकि हम इनकम को वर्कआउट कर सके, इस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर सके, जिसे हम टैक्स ईयर का नाम देते हैं। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि टैक्स ईयर की ही बेसिस पे
रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट डिसाइड की जाती है। टैक्स ईयर को आइडेंटिफाई करने, टैक्स ईयर को डिटरमाइन करने का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि टैक्स ईयर की ही बेसिस पे रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने की ड्यू डेट डिटरमाइन की जाती है। पहले तो मुझे बताओ, क्या हमें पता है कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? क्या हमें पता है कि रिटर्न ऑफ इनकम किसे कहते हैं? व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम? सर, हमने अक्सर न्यूज में शायद ये बात सुनी हो। जनरली ये बात आप सितंबर अक्टूबर के महीने में सुनते होंगे कि एफबीआर के रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आ गई है। फिर आपने सुना होगा कि एफबीआर ने रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है, 1 महीना आगे बढ़ा दिया, 15 दिन बढ़ा दिया है। तो ये रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? ये रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? देखिए, रिटर्न ऑफ इनकम बेसिकली एक पर्सन की सबमिशन है टू द एफबीआर। एक पर्सन की सबमिशन है टू द एफबीआर, जिसमें वो अपने पूरे साल की इनकम्स को रिपोर्ट करता है, अपने पूरे साल की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करता है और अकॉर्डिंगली जो भी उसका टैक्स बनता है वो उसे पे कर रहा होता है। रिटर्न ऑफ इनकम कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है। लॉ में ये रिक्वायरमेंट है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लॉ में नहीं, दुनिया भर के टैक्स लॉज में ये रिक्वायरमेंट है, दुनिया भर के इनकम टैक्स लॉ में ये रिक्वायरमेंट है कि पूरा एक साल खत्म होने के बाद आपको एक रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करना पड़ता है। रिटर्न ऑफ इनकम बस एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में क्या आ रहा होता है? सर, इस डॉक्यूमेंट में आपके पूरे साल की इनकम की डिटेल्स आ रही होती हैं, एक्सपेंसेस की डिटेल आ रही होती है, आपकी इनकम कैलकुलेट होती है, उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है और आप अकॉर्डिंगली फिर वो टैक्स जमा करवा रहे होते हो। किसी ने मुझसे पूछा था किसी एक क्लास में कि सर, इस डॉक्यूमेंट को हम रिटर्न ऑफ इनकम क्यों कहते हैं? इस डॉक्यूमेंट को हम रिटर्न ऑफ इनकम क्यों कहते हैं? आप कोई और नाम भी तो दे सकते थे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसको रिटर्न ऑफ इनकम क्यों कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपये कमाता हूँ, तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरी ये जिम्मेदारी है कि 100 रुपये की कमाई में से मुझे कुछ टैक्स देना है। तो मैं अपनी कमाई में से जो टैक्स दे रहा हूँ, मैं बेसिकली अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को रिटर्न कर रहा हूँ ना। भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये कमाए और इस 100 रुपये की इनकम पे मुझे 20 रुपये का टैक्स देना है, तो अफेक्टिवली मैं 100 रुपये की कमाई में से 20 रुपये रिटर्न कर रहा हूँ टू द गवर्नमेंट। शायद इस वजह से इसको रिटर्न ऑफ इनकम कहा जाता है। आई डोंट नो, लेकिन ये मेरा अपना बनाया रीजन है। एनीवे, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि टैक्स ईयर की ही बेसिस पे किस दिन आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है, इसकी ड्यू डेट डिसाइड की जाती है, इसकी ड्यू डेट डिटरमाइन हो रही होती है। इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। इंडिविजुअल और यूपी के केस में ड्यू डेट क्या है? ऑन और बिफोर 30th September नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। इंडिविजुअल और यूपी के केस में टैक्स ईयर एंड के बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा, ये रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है। इंडिविजुअल और यूपी के केस में टैक्स ईयर एंड के बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा, ये रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है। और कंपनी के केस में क्या है? कंपनी के केस में 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर कंपनी का टैक्स ईयर एंड 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान में आ रहा है, तो जो भी आने वाला 31 दिसंबर है, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, ये रिटर्न को फाइल करने की डेडलाइन है, ये रिटर्न ऑफ इनकम को सबमिट करने की डेडलाइन है। और अगर कंपनी का टैक्स ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर आ रहा है, तो फिर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने की डेडलाइन आने वाला 30 सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर होगा। देखो, बड़ा सिंपल सा रूल है। इंडिविजुअल और यूपी के केस में तो सिंपल है, जब भी आपका टैक्स ईयर एंड हो, उससे आने वाला जो भी 30 सितंबर होगा, वो रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है। यानी 30 सितंबर से पहले आपने रिटर्न फाइल करना होगा। कंपनी के केस में क्या है? कंपनी के केस में आपने ईयर एंड देखना है। अगर ईयर एंड जनवरी से लेकर जून के दरमियान में आ रहा है, तो जो भी आने वाला 31 दिसंबर होगा, यहां तक आपने रिटर्न फाइल करना होगा। और अगर कंपनी का ईयर एंड जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान आ रहा है,
तो जो भी आने वाला 30 सितंबर होगा उससे पहले आपने रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करना होगा। सर ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है मिस्टर ए, मिस्टर ए नाम से आपको समझ जाना चाहिए कि इंडिविजुअल की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसका टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023। 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023। मुझे बताएं ये टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये 30 जून पे एंड हो रहा है, तो यानी कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, और नॉर्मल टैक्स ईयर के साथ कैलेंडर ईयर कौन सा लिखा है? 2023, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 है। ठीक हो गया। अब अगर 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 है, यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 है, तो रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या होगी? सर इंडिविजुअल के केस में क्या था कि टैक्स ईयर एंड के बाद जो भी अगला 30 सितंबर हो वो उस टैक्स ईयर के रिटर्न को फाइल करने की डेडलाइन होगी। यानी कि 30 जून 2023 के बाद अगला 30 सितंबर कब आएगा? सर अगला 30 सितंबर आएगा 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023। अच्छा एक चीज, ये ड्यू डेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी दिन सबमिट करना है। इसका मतलब है कि आपको इस दिन से पहले पहले कभी भी सबमिट करना है। आप 10 सितंबर को करें, 10 अगस्त को करें, 15 सितंबर को करें, इस डेट से पहले पहले आपने अपना रिटर्न सबमिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एओपी है, इसका ईयर एंड है 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026। मुझे बताओ ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? ये टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 है। सर रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन क्या होगी? सर रिटर्न को सबमिट करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2026। क्यों? क्योंकि 30 जून 2026 के बाद अगला 30 सितंबर 2026 को आ रहा होगा। जी बजिए 30 तारीख को भी सबमिट हो सकता है, 30 सितंबर तक सबमिट करना है, 30 सितंबर को एग्जैक्ट डेट पे भी सबमिट कर सकते हैं, उससे पहले भी सबमिट कर सकते हैं। सर एक और एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है मिस्टर बी, इसका टैक्स ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। पहले तो मुझे बताओ ये टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये स्पेशल टैक्स ईयर 2021 है। कैसे? ये 30 जून पे एंड नहीं हो रहा तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। ये जनवरी से लेकर जून के दरमियान एंड हो रहा है तो इसे हम सेम कैलेंडर ईयर से रीड करेंगे। अच्छा रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या होगी? सर टैक्स ईयर से जो भी अगला 30 सितंबर होगा, यानी कि 30 सितंबर 2021। एक और एग्जांपल, हमारे पास एक एओपी है, इसका टैक्स ईयर है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021। सर ये टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये स्पेशल टैक्स ईयर है, और ये स्पेशल टैक्स ईयर 2021, 22, 23 कौन सा? ये स्पेशल टैक्स ईयर 2022 है। जबरदस्त। क्यों स्पेशल टैक्स ईयर? क्योंकि ये 30 जून पे एंड नहीं हो रहा, और चूंकि ईयर एंड जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान आ रहा है तो इसे नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से रीड करेंगे। सर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या होगी? सर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन होगी 30 सितंबर 2022। गुड। सर अब हम कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। ए कंपनी 1 जुलाई 25 से 30 जून 26।
सर ये कौन सा टैक्स ईयर है? 1 जुलाई 25 से 30 जून 26। सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 है। अच्छा, कंपनी के केस में रूल क्या है? सर कंपनी के केस में पहले आप ईयर एंड देखोगे। अगर ईयर एंड जनवरी से जून के दरमियान आ रहा है तो आने वाला 31 दिसंबर। अगर ईयर एंड जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान आ रहा है तो आने वाला 30 सितंबर। यानी कि यहाँ पर ईयर एंड जनवरी से जून के दरमियान आ रहा है तो रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या होगी? 31 दिसंबर 2026। 31 दिसंबर 2026। कुछ लोगों ने 30 सितंबर कह दिया, नहीं, कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में आप ईयर एंड डेट देखोगे। अगर ईयर एंड जनवरी टू जून है तो आने वाला 31 दिसंबर। अगर ईयर एंड जुलाई टू दिसंबर है तो आने वाला 30 सितंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। बी कंपनी 1 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022। 1 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022। सर ये टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये स्पेशल टैक्स ईयर 2022 है। सर रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन क्या होगी? इस केस में रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन क्या होगी? 31 दिसंबर या 30 सितंबर? 31 दिसंबर या 30 सितंबर? एक बच्चे ने कहा 31 सितंबर। 31 सितंबर तो कैलेंडर के अंदर डेट ही एग्जिस्ट नहीं करती। 31 सितंबर तो कैलेंडर के अंदर डेट ही एग्जिस्ट नहीं करती। सितंबर 30 का महीना होता है। सर यहाँ पे लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं 30 सितंबर, कुछ कह रहे हैं 31 दिसंबर। देखें, कंपनी के केस में आप ईयर एंड डेट देखोगे। अगर ईयर एंड जनवरी से लेकर जून के दरमियान आ रहा है ना तो आने वाला 31 दिसंबर। हमने अपनी एग्जांपल में ईयर एंड क्या लिया? 28 फरवरी। तो अब डेट क्या होगी? सर रिटर्न फाइल करने की डेट होगी 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022। सर एक और एग्जांपल, सी कंपनी 1 जनवरी 25 से 31 दिसंबर 25। ये टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर 2026 है। सर रिटर्न कब सबमिट होगा? इस रूल को देखें और मुझे बताएं रिटर्न कब सबमिट होगा। सर 31 दिसंबर है ना, यानी कि ईयर एंड यहां फॉल कर रहा है तो आने वाला 30 सितंबर। आने वाला 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर। सर कुछ स्टूडेंट 30 सितंबर लिख रहे हैं। 30 सितंबर तो मुझे पता है, मुझे ईयर बताओ। 30 सितंबर व्हाट? 30 सितंबर 2026। 30 सितंबर 2026। किसी एक ने 27 लिखा है। 27 नहीं, 27 तो आप 1.25 साल आगे ले गए। 31 दिसंबर 2025 के बाद अगला 30 सितंबर कब आएगा? सर अगला 30 सितंबर 2026 को आएगा। एक और एग्जांपल, डी कंपनी 1 अक्टूबर 25 से 30 सितंबर 26। 1 अक्टूबर 25 से 30 सितंबर 26। मुझे बताएं ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये स्पेशल टैक्स ईयर 2027 है। ज़बरदस्त, स्पेशल टैक्स ईयर 2027 है। सर इसका रिटर्न कब फाइल होगा? ज़बरदस्त, 30 सितंबर 2027 को। 30 सितंबर 2027 को। ई कंपनी ईयर एंड है 1 सितंबर 27 से 31 अगस्त 28। 1 सितंबर 2027 से लेकर 31 अगस्त 2028। सर ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2029। बिल्कुल सही। अब मुझे बताएं इसको रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या है? मुझे पूरी डेट लिख कर दो, सिर्फ ईयर या मंथ का नहीं। 30 सितंबर व्हाट? कोई कह रहा है 30 सितंबर 29, कोई ज़्यादातर लोग कह रहे हैं 30 सितंबर 29। देखो, कंपनी के केस में अगर ईयर एंड जुलाई से दिसंबर हो रहा है, जो कि ये वाला केस है, ईयर एंड अगस्त में आ रहा है, यानी कि ईयर एंड जुलाई से अगस्त दिसंबर के दरमियान में आ रहा है, तो लॉ क्या है, कानून क्या है? ऑन और बिफोर 30 सितंबर
नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, तुम्हारे टैक्स ईयर के बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा। तो ये थोड़ा सा यूनिक केस है, ये थोड़ा सा यूनिक केस है, लेकिन यहाँ जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 29 नहीं, 30 सितंबर 28 होगी। भाई अगर मेरा ईयर एंड 31 अगस्त है तो अगला 30 सितंबर कब आएगा? सर अगला 30 सितंबर 28 को आएगा। ये कह रहे हैं 30 सितंबर 28 कैसे? भाई हमें मंथ कैलेंडर तो पता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर अगस्त के बाद आता है, सितंबर अगस्त के बाद आता है, तो ईयर एंड है 31 अगस्त। तो अगला 30 सितंबर कब आएगा? सर अगला 30 सितंबर एक महीने बाद ही आएगा। तो एक महीने बाद जब वो आएगा तो वो 30 सितंबर 2028 होगा, वो 29 नहीं होगा। सर ये स्पेशल टैक्स ईयर 2029 कैसे हुआ? सर ये स्पेशल टैक्स ईयर 2029 ऐसे हुआ कि जब ईयर एंड जनवरी टू जून हो तो हम सेम कैलेंडर ईयर से रीड करते हैं जैसा हमने यहाँ किया था, और जब ईयर एंड जुलाई से दिसंबर हो तो हम नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से रीड करते हैं जैसा हम इन 3 केसेस में देख रहे हैं। तो चूंकि ये 31 अगस्त 2028 है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2029 है। मुझे बताएं क्या ये वाली बात समझ आई है आपको? क्या ये वाली बात हजम होती है आपको? समझ आ रही है वाली बात? क्लियर है? अच्छा, अब सोच रहे होंगे आप कि सर इसको रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने मिले, इसको रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने मिले, इसको रिटर्न फाइल करने के लिए 6 महीने मिले, इसको रिटर्न फाइल करने के लिए 9 महीने मिले, इसको रिटर्न फाइल करने के लिए 6 महीने मिले, इसको रिटर्न फाइल करने के लिए तकरीबन 10 महीने मिल रहे हैं, इसको फाइल करने के लिए तकरीबन अगेन 9 महीने मिल रहे हैं, इसको फाइल करने के लिए 1 साल मिल रहा है। यानी हर बंदे को रिटर्न फाइल करने का डेट अलग अलग मिल रहा है। इसको रिटर्न फाइल करने का सिर्फ 1 महीना मिल रहा है। तो पहले तो ये कि टैक्स ईयर के हिसाब से रिटर्न फाइल करने का जो टाइम है वो आपका कम ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, प्रैक्टिकली 1 महीने में रिटर्न फाइल करना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली 1 महीने में रिटर्न फाइल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, फिर पूरी रिटर्न फाइलिंग वगैरह होती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि फिर हम रिटर्न के फाइल करने का जो टाइम है ना उसको एक्सटेंड करवाते हैं। ये सेक्शन आप थ्योरी के पोर्शन में कवर करेंगे कि अगर आप किसी वजह से अपना रिटर्न टाइमली सबमिट नहीं कर सकते ना, यानी कि लॉ ने जो भी टाइमलाइन बताई आप सबमिट ना कर सको, तो फिर आप एफबीआर के कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि आप हमें थोड़ा और टाइम दे दें, आप हमें 15 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का मजीद टाइम दे दें। तो कमिश्नर केस टू केस बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ चूंकि 1 महीने का टाइम लीगली तो बन रहा है, अब ये कानून है, लेकिन अगर 1 महीने में आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते तो फिर आप एप्लीकेशन दोगे कि काइंडली हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांट कर दिया जाए। अच्छा, एक स्टूडेंट बार बार पूछ रहा है कि सर रिकॉर्डिंग मिलेगी? ऑब्वियसली मिलेगी ना, जब आज से पहले की क्लासेस की मिली है, हर लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी, इसके हवाले से परेशान ना हो। क्या ये बातें समझ आ रही है हमें? सारी एप्लीकेशंस की फी नहीं होती, कुछ की फी होती है, कुछ की नहीं होती। रिटर्न अगर आपको एक्सटेंड करवाने, इसकी एप्लीकेशन की कोई फी नहीं है। हमारी 3 से 4 क्लासेस हो गई हैं, जो क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं वो IQ के पोर्टल पे और यूट्यूब पेज पे अवेलेबल है। ये हमारी मेरे ख्याल है कि 4थी या 5वीं क्लास है। एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सारे सुनिएगा इसको। क्या अकाउंटिंग ईयर और टैक्स ईयर एक बिजनेस का सेम होता है? क्या क्या अकाउंटिंग ईयर और टैक्स ईयर बिजनेस का सेम होता है? बाय बुक्स ये डिफरेंट हो सकता है। बाय बुक्स ये डिफरेंट हो सकता है कि कंपनी का अकाउंटिंग ईयर कुछ और हो और टैक्स ईयर कुछ और हो। बाय बुक्स ऐसा हो सकता है, लेकिन 100% केसेस में प्रैक्टिकली अकाउंटिंग ईयर और टैक्स ईयर हमेशा सेम होगा। 100% केसेस में प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं कि अकाउंटिंग ईयर और बिजनेस ईयर, टैक्स ईयर हमेशा सेम होगा, क्योंकि कंपनी बेवकूफ नहीं है कि अकाउंटिंग के लिए अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और टैक्स वालों के लिए अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। तो 100% केसेस के अंदर मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि अकाउंटिंग ईयर और टैक्स ईयर हमेशा सेम होता है। अगर कंपनी अपने अकाउंट्स जुलाई टू जून बना रही है तो उनका टैक्स ईयर भी जुलाई टू जून होगा। अगर कंपनी अपने अकाउंट जनवरी टू दिसंबर बना रही है तो उनका टैक्स ईयर भी जनवरी टू दिसंबर होगा। तो 100% केसेस में प्रैक्टिकली अकाउंटिंग ईयर और टैक्स ईयर हमेशा सेम होगा, अदरवाइज फिर अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। किसी ने कहा
कि सर अगर ये डेडलाइन मिस हो जाए, यानी कि आप इन डेडलाइंस पे रिटर्न फाइल ना कर सको, तो कोई पेनल्टी या फाइन वगैरह है? यस। जब लॉ मेकर ने काम को करने की डेडलाइन दी है और अगर वो काम नहीं होता तो डेफिनेटली आपके ऊपर फाइन और पेनल्टीज वगैरह लगेंगी। लेकिन अगेन वो आज की डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, वो किसी और स्टेज पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ पेनल्टीज आप कैफ लेवल पे पढ़ोगे, कुछ पेनल्टीज आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, बट द आंसर इज यस। अगर डेडलाइन मिस होती है तो हम पे पेनल्टीज लग सकती हैं, लगेगी। अच्छा जी, ये तो था टैक्स का कॉन्सेप्ट। आसान आसान से पास पेपर के क्वेश्चन है, हाथों हाथ निपटा देता हूं इसे। टैक्स से पर्टेनिंग ये कुछ 4-5 सवाल है हमारे पास। सबसे पहला सवाल है हमारे पास ऑटम 2018 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्क्स। 2018 में एक सवाल आया था 10 मार्क का, जो कि टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट से था। कहता है कलीम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 30 जून। KL is now considering to change its accounting year from 30th June to 30 September। एक कंपनी है कलीम लिमिटेड, जिसका अकाउंटिंग ईयर 30 जून है, यानी कि टैक्स ईयर भी 30 जून है। अब वो अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज करके 30 सितंबर पे ले जाना चाहती है, यानी वो जुलाई से जून की जगह 1 अक्टूबर से 30 सितंबर फॉलो करना चाहती है। कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ब्रीफली डिस्क्राइब नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब देखो ये ना कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल नहीं है, ये वाला पार्ट कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल नहीं है, ये रट्टे का सवाल है। आपसे कह रहा है मुझे बता दो नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है। तो अगर आपने थ्योरी याद की हुई होगी तो आप लिख पाएंगे, नहीं याद की हुई होगी तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। अगर थ्योरी याद की हुई होगी बहुत अच्छी बात है, नहीं याद की हुई होगी, कॉन्सेप्ट पता है तो थोड़ा बहुत अपना टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख सकते हो। 6 में से 3-4 मार्क्स तो फिर भी उठा सकते हो। कहता है स्टेट द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। हमें बताएं क्या प्रोसीजर है, अगर हमें नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना है। सर अगेन ये वाला, लेकिन अब देखें इसके मार्क्स कितने हैं। सर इसके सिर्फ 2 मार्क्स हैं, तो अब 2 मार्क्स के लिए ये सारी बातें लिखना जस्टिफाइड नहीं है। 2 मार्क्स से लेकर भी ये पूरा लिख कर आ जाते हैं ना, तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ये अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात है। 2 मार्क्स के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो सवाल को ध्यान से रीड करेंगे। सवाल में बात हो रही है कि हम नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना चाहते हैं, जबकि इस प्रोसीजर में हमने दोनों बातें पढ़ी थी कि अगर नॉर्मल से स्पेशल पे जाना हो या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना हो, तो आप ये वाला पॉइंट लिखोगे, ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे, क्योंकि सवाल में बात नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाने की हो रही है। फिर ये वाला पॉइंट लिख दोगे, तो मेरा ख्याल है 2 मार्क्स के लिए अगर आप ये 2 पॉइंट्स लिख दे तो काफ़ी हो। अगर ये 4 मार्क का सवाल होता, 5 मार्क का सवाल होता तो मैं सारी बातें लिखता, लेकिन चूंकि ये सिर्फ 2 मार्क का सवाल है तो आप ये पॉइंट और ये पॉइंट लिखकर अपना केस बना सकते हो, 2 मार्क्स आ जाएंगे आपके। फिर कहता है स्टेट द टैक्स ईयर corresponding to income year ended 30th September 2008 and the due date for filing the return of income। कह रहा है मुझे बताओ क्या टैक्स ईयर होगा अगर ईयर एंड 30 सितंबर 2008 है और रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या होगी। देखो ईयर एंड अगर 30 सितंबर 2008 है तो कोई मुझे बता सकता है कि ये टैक्स ईयर कौन सा है और रिटर्न फाइल करने की क्या डेडलाइन है। ज़बरदस्त, ये स्पेशल टैक्स ईयर। देखो सिर्फ 2009 नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे STY, टैक्स ईयर 2009 नहीं, STY स्पेशल टैक्स ईयर 2009 है ये, स्पेशल टैक्स ईयर 2009 है ये। अच्छा रिटर्न फाइल करने की क्या डेडलाइन होगी, 30 सितंबर 2009। ज़बरदस्त, 30 सितंबर 2009। किसी ने 31 दिसंबर का नहीं। देखो कंपनी के केस में लॉ क्या था, कंपनी के केस में ये था कि अगर आपका ईयर एंड जुलाई से दिसंबर है ना, तो आने वाला 30 सितंबर, इस एग्जाम्पल में हमारा ईयर एंड क्या है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर 2008 के बाद आने वाला 30 सितंबर क्या होगा। सर आने वाला 30 सितंबर 2009 होगा। ठीक है। अच्छा ये जो थ्योरी वाला पार्ट था ये मैंने यहाँ लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा। ये वही है जो हमारे नोट्स में रीड कर लेना बस। और ये टैक्स ईयर 9
और रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन। एक और सवाल है जी, स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू टैक्स ईयर फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल। अब देखो अगेन 2 मार्क का सवाल है, ऑटम 2021 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, 2 मार्क की वेटेज है खाली। कहता है स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिलेटिंग टू चेंज ऑफ टैक्स ईयर। अब 2 मार्क के लिए अगर आप ये पूरी बात लिख कर आते हो तो ये बेवकूफ़ी है, टाइम भी ज़ाया होगा और 2 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, इसने कहा है कि मुझे स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाना है, इसका प्रोसीजर बताएं। तो अब आप ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे क्योंकि इस पॉइंट में नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर की बात हो रही थी। ये वाला पॉइंट लिखोगे क्योंकि अब हम स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लिखते हैं, ये मोर देन इनफ है 2 मार्क्स के लिए। नहीं अतिका, थ्योरी में आपको एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल है, स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4B, 3 मार्क की वेटेज इस सवाल की। अभी इसका आंसर मत देखिएगा। कहता है रियासत लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पहले तो देख लिया करो पर्सन कौन है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, एओपी है। जिस वे अंग्रेजी हो लेकिन प्रॉपर इंग्लिश हो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक, वोकैबलरी की मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक ये सब ना हो, प्रॉपर इंग्लिश हो, और जो लीगल वर्डिंग्स होती है वो थोड़ी बहुत इस्तेमाल करनी होती है। आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि आप बिल्कुल एक लॉयर की तरह लिखेंगे, लेकिन कुछ जो लीगल जार्गन्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया कंपेलिंग नीड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग नियर्ड, एप्लीकेशन इन राइटिंग, ये कुछ लीगल वर्डिंग्स इस्तेमाल करनी है, बाकी आप अपनी अंग्रेजी में लिख सकते हैं अगर लिखने लायक है तो। कहता है रियासत लिमिटेड से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 कंपनी इज कंसिडरिंग टू चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल टैक्स ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 1 जुलाई 2022 पे इसने सोचा कि हम अपना टैक्स ईयर 31 दिसंबर बना दें। कहता है आइडेंटिफाई द ड्यू डेट, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द कंपनीज रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। हमें इन तीन केसेस में बताना है कि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी। देखो पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये टैक्स ईयर कौन सा है। फाइलिंग ऑफ टैक्स ईयर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, यानी कि ये बात हो रही है 1 जुलाई 21 से 30 जून 22 की, ऐसा ही है। ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 और इसका रिटर्न कब सबमिट होगा, इसका रिटर्न कब सबमिट होगा, सर इसका रिटर्न सबमिट होगा 31 दिसंबर 2022। क्यों लोग 30 सितंबर कह रहे हैं? देखो ना, अगर कंपनी का ईयर एंड जनवरी टू जून हो तो रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या थी, आने वाला 31 दिसंबर। तो यहाँ पे अगर ईयर एंड 30 जून है तो आने वाला 31 दिसंबर। ठीक है, फिर सर समझ आ रहा है आपको, 30 सितंबर नहीं 31 दिसंबर, क्योंकि ईयर एंड 30 जून है। हाँ ना, यस नो। चलो इसके बाद अब देखो ध्यान देना, इसका एक नॉर्मल टैक्स ईयर क्लोज हो चुका है, 1 जुलाई 21 से 30 जून 22 गुजर चुका है। 1 जुलाई 2022 पे अब कंपनी अपना टैक्स ईयर चेंज कर रही है, नॉर्मल से स्पेशल पे जा रही है 31 दिसंबर पे। तो मुझे ये बताओ कि इनका जो स्पेशल टैक्स ईयर है, जो भी अगला स्पेशल टैक्स ईयर है, वो कब शुरू होगा कब खत्म होगा, वो कब शुरू होगा कब खत्म होगा। मैं भी तुमसे टैक्स ईयर का नाम नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे खाली ये पूछ रहा हूं कि जो भी कंपनी का स्पेशल टैक्स ईयर है आने वाला, वो कब शुरू होगा कब। बच्चे ने कहा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये तो मुझे पता है कि 31 दिसंबर की बात हो रही है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लेकिन वॉट ईयर, 1 जनवरी वॉट, 31 दिसंबर वॉट। सर ये होगा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023। देखो ये 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 30 जून तो ऑलरेडी गुजर चुकी है ना,
30 जून 2022 तो ऑलरेडी गुजर चुकी है, तो आने वाला स्पेशल टैक्स ईयर, आने वाला कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होगा? सर ये 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23 की बात होगी। अच्छा, मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर यहां एंड हुआ है, मेरा आने वाला स्पेशल टैक्स ईयर यहां स्टार्ट होगा, तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा होगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा होगा? कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, जरा ये बताओ। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इस केस में कब शुरू होगा, खत्म होगा? जबरदस्त, 1 जुलाई 22 से 31 दिसंबर 22। अब मुझे बताएं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? जबरदस्त, ये होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2023, ये होगा स्पेशल टैक्स ईयर 2024। मैं रिपीट करूंगा, मुझे लास्ट बस बता दो कि इसका रिटर्न कब फाइल होगा, इसका रिटर्न कब फाइल होगा। यही रूल फॉलो होगा, यही रूल फॉलो होगा। इसका रिटर्न कब फाइल करेंगे, इसका रिटर्न कब फाइल करेंगे। ये 2024 ना लिखा करे, 2025 ना लिखा करे, 30 सितंबर ना लिखा करे, पूरा लिखें 30 सितंबर ईयर, 30 सितंबर या 31 दिसंबर ईयर के साथ बताएं। पहले इसकी बात करते हैं, इसका रिटर्न कब फाइल होगा? सर इसका रिटर्न फाइल होगा 30 सितंबर 23। जबरदस्त, इसका रिटर्न कब फाइल होगा? 30 सितंबर 2024। अब देखो, जिसको ये समझ नहीं आया ना कि मैंने ये कैसे लिखे हैं, उनके लिए मैं ये बात समझा रहा हूं। देखो अपने पास ना एक सीधी सीधी टाइमलाइन बनाओ। 1 जुलाई 21 से लेकर 30 जून 22 ये खत्म हो चुका है। टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 22। अगर ईयर एंड 30 जून 22 है तो डेफिनेटली वो 1 जुलाई पे स्टार्ट हुआ होगा, तो ये तो एंड हो चुका है। अब हम जानना चाहते हैं 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर पे, तो ऑब्वियसली 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी से। तो आने वाला 1 जनवरी क्या है सर? आने वाला 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23 होगा। तो ये आपका नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 हो गया, ये आपका स्पेशल टैक्स ईयर 2024 हो गया। लेकिन बीच में ये गैप आ गया है, कब से कब तक का? 1 जुलाई 22 से लेकर 31 दिसंबर 22, ये 6 महीने का गैप आ गया है। ये 6 महीने का गैप क्या है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, और ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2023 है। क्लियर है? तो सर यहां तक हमारा ये टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट टुगेदर विद पास्ट पेपर्स कंप्लीट हुआ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया एरिया स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज की क्लास हमारी ऑफिशियली ऑफ हो गई है, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो मैं यहाँ पर 5-10 मिनट मौजूद हूँ। जल्दी से सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे 10 मिनट में फिर FAR 1 स्टार्ट करनी है।